और अगर माइनस दबाएंगे तो एक नंबर माइनस हो जाएगा। बेसिक हम लोग एक यूआई बना लेते हैं छोटी सी फटाफट, और उसके बाद हम उसको लेके चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं जी h1 डॉट टेक्स्ट फॉर एक्सेल डॉट टेक्स्ट। अच्छा, ये सबसे पहले HTML के टैग का नाम डॉट क्लास नेम डॉट क्लास नेम डॉट क्लास नेम, ये शॉर्ट हैंड है कहने। अब अगर इसको मैं एंटर करता हूँ HTML और आगे क्लास, हाँ मतलब अगर मैं लिख दूंगा ना एक ही साथ फॉन्ट बोल्ड और एंटर कर रहा हूँ तो वहां पर आ जाएगा। जी जी, हाँ किसी भी टैग के साथ कर सकते। मार्जिन में दे लें my, और उसके बाद हम लोग बना लेते हैं जी एक div, उसको दे लेते हैं फ्लेक्स जस्टिफाई डॉट जस्टिफाई सेंटर डॉट आइटम्स सेंटर। फ्लेक्स कॉलम भी किया जा सकता है, h1 और दिस माइनस, और इनको हम लोग चेंज कर देते हैं बटन। अच्छा, मैं चूंकि चाह रहा हूँ कि मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो वो वैल्यू चेंज हो, तो अगर वैल्यू चेंज हो तो इसका मतलब है कि मैं उस वैल्यू को हार्ड कोड नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर मैं अभी जीरो लगा के हार्ड कोड कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मुझे कहीं ना कहीं उस वैल्यू को स्टोर करवाना पड़ेगा। जैसे हम लोग अपने उसमें कर रहे थे ना, टाइप के में एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाते थे, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया, और डिफरेंट डिफरेंट काम करते थे। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो लेट नंबर इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब जब भी हमें HTML के अंदर कहीं जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी जावास्क्रिप्ट लिखना अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें इफ कंडीशन लिखना अलाउ नहीं है, उसके लिए हम लोग टर्नरी ऑपरेटर जो पढ़ा था वो यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा खैर, अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए हम लोग नंबर आ गया, नंबर चेंज करके देख लेते हैं जी। नंबर हम लोग शुरू करते हैं जी मिनिमम 1 से। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी इंटरेक्टिविटी ऐड करना चाह रहा हूँ। इंटरेक्टिविटी क्या ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब बटन के ऊपर क्लिक हो, अच्छा जब भी हम लोग कोड कर रहे हैं ना, तो ये जो हमारे पास रिटर्न, इस रिटर्न के अंदर वो हिस्सा आएगा जो हमें सर्वर से चीज़ मिल रही हो, सर्वर से या क्लाइंट से, जो भी जहाँ जो भी हम लोग कोड कर रहे होंगे, जो भी हमें चीज़ मिल रही होगी HTML के फॉर्मेट में। अगर हम लोग इसके ऊपर यूज़ क्लाइंट का डायरेक्टिव नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें सर्वर से वो डाटा मिल रहा होगा और सर्वर से HTML फाइल मिल रही है। और अगर हम लोग यूज़ क्लाइंट का डायरेक्टिव लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि क्लाइंट साइड से हमें ये HTML मिल रही है। चूंकि क्लाइंट साइड से हमें जावास्क्रिप्ट नहीं मिल सकती, या तो HTML मिलेगी या जेसन फाइल मिलेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट
नंबर उसकी जावास्क्रिप्ट की एक अलग से फाइल बनाते हैं, अलग से फाइल बनाते हैं, अलग से उसका कोड करते हैं ताकि उसको हम लोग यूज कर सकें। तो मैंने वो नंबर यहाँ पे लिख दिया और उसी नंबर को मैंने जब मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है ताकि मैं अपनी जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को या टाइपस्क्रिप्ट और एचटीएमएल को आपस में इंगेज करवा सकूं, कॉन्टेक्ट करवा सकूं, या अगर कोई काम करना है, कोई लॉजिक परफॉर्म करनी है, वो मैं काम कर सकूं, तो मुझे उसके लिए एक कर्ली ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख नंबर। अब ये एक बटन मान गया, माइनस का बटन मान गया, और ये आ रहा है जी हमारा नंबर। अब हमें इस नंबर को क्या करना है, इस नंबर को सेव कर, मतलब अब इस नंबर को मैं चाहता हूँ कि जब बटन इस पे क्लिक हो तो ये बटन 2 हो जाए, 3 हो जाए, सो ऑन। इसी तरह ये डिक्रीमेंट करना शुरू कर दे। तो इसका मतलब है कि जब हमने फंक्शंस पढ़े थे तब हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि फंक्शन हम लोग क्यों बना रहे हैं। फंक्शन हम लोग इसलिए बना रहे थे कि भाई हमें कोई ऐसा टूल चाहिए, कोई ऐसा पीस ऑफ कोड चाहिए जो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के बाद या एक स्पेसिफिक इवेंट फायर होने पर चले। फंक्शन कॉल करें वो तभी फंक्शन एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज फंक्शन एग्जीक्यूट ना हो। तो उस चीज़ से बचने, मतलब उस चीज़ के लिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट नंबर प्लस प्लस, और इसी तरह डिक्रीमेंट। माइनस माइनस। अच्छा नहीं, अब मैं इसके ऊपर एक इवेंट लगाऊंगा ऑन क्लिक का, कि जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। तो ऑन क्लिक, कर्ली ब्रैकेट में आ गया। अब जब मैंने ऑन क्लिक लगा दिया, क्लिक कौन करेगा, यूजर। कहाँ से करेगा, क्लाइंट साइड से, अपनी मशीन से। यूजर जब इंटरेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि मुझे इस कंपोनेंट को, इस पेज को किस तरफ लेके जाना है, क्लाइंट की तरफ। तो फिर हम लोग लगाएंगे यहाँ पर यूज क्लाइंट। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट का क्या मतलब है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट। अब माइनस वाला है तो मैं लिख दूंगा डिक्रीमेंट। अब फंक्शन को जब हम लोग कॉल करते थे, जब टाइपस्क्रिप्ट की फाइल हम लोग बना रहे थे टाइपस्क्रिप्ट में, हम लोग क्या करते थे कि साथ ही राउंड ब्रैकेट्स भी लगा देते थे। तो राउंड ब्रैकेट्स लगाने का क्या, इससे क्या होता था कि फंक्शन कॉल हो जाता था। फंक्शन कॉल कब हो जाता था, उसी वक्त कॉल हो जाता था जब वो राउंड ब्रैकेट्स के पास पहुंचता था। तो अब अगर मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा दूंगा और फाइल को सेव कर दूंगा, कोड चलेगा। और जब उसने देखा कि भाई राउंड ब्रैकेट लगी है और जावास्क्रिप्ट के में अगर फंक्शन के नाम के साथ राउंड ब्रैकेट लगी है तो फंक्शन एग्जीक्यूट कर दो, वो क्लिक होने का वेट नहीं करेगा, विदाउट वेटिंग वो चल जाएगा। अब हमें एरर भी दे रहा है, माउस हैंडलर इवेंट के साथ आप ये चीज काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें इन राउंड ब्रैकेट्स को रिमूव कर, ये राउंड ब्रैकेट्स लगा के कब फंक्शन कॉल होगा, जब हम लोग क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे ये काम कर देगा। फिर वो ऑटोमेटिकली चलता चला जाएगा इनफाइनाइट टाइम। इसी तरह अब इसको हम लोग कर लेते हैं इंक्रीमेंट। अब अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो बटन वैल्यू चेंज हो जाएगी, और हम लोग उसको देखते हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ऐसा क्यों, चेक करते हैं कि क्या कहीं हमारे कोड में तो नहीं गलती, फंक्शन सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो फंक्शन चलाने के लिए मैंने क्या किया कि इंक्रीमेंट वाला फंक्शन उसको चेंज करके मैं अलर्ट पे ले गया। अलर्ट टेस्टिंग माय फंक्शन, अलर्ट तो चल रहा है, अलर्ट आ गया, टेस्टिंग माय फंक्शन आ गया।
कंसोल कंसोल यहाँ नहीं चलेगा, कंसोल चलेगा, कंसोल टाइपस्क्रिप्ट में था, सॉरी वहाँ पर था, या कंसोल चलेगा यहाँ पर। हाँ मैं बताता हूँ। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि भाई मेरा फंक्शन तो चल रहा है, मैं बटन पे क्लिक करके देखा तो अगर इंक्रीमेंट चल रहा है तो डिक्रीमेंट भी चलना चाहिए। तो जब इंक्रीमेंट का फंक्शन चल रहा है, डिक्रीमेंट क्यों नहीं चल रहा? हम लोग कंसोल लोग लगा के चेक करते हैं कि भाई चल भी रहा है या नहीं चल रहा, तो मैंने डिक्रीमेंट के फंक्शन में एक कंसोल डॉट लॉग, या इनको इंक्रीमेंट पे ही कंसोल डॉट लॉग लगा देते हैं जी, कंसोल डॉट लॉग और नंबर, गुड इनफ। अब हम लोग करते हैं जी, बटन पे क्लिक किया, वैल्यू चेंज 2 आ गया। एक बार फिर क्लिक किया, 3 4 5 6 7 8 9, तो जहां वैल्यू चेंज नहीं हो रही, अब सर्वर से हमारे पास जेसन आ गई है। अब हम उस जेसन को अपडेट नहीं कर पा रहे। अब सर्वर से हमारे पास जेसन है और उस जेसन को यूज करते हुए हमने क्लाइंट साइड इतना हिस्सा बना तो लिया जावास्क्रिप्ट का, लेकिन इस एचटीएमएल को हम चेंज नहीं कर। अब इसको अगर एक दफा मैं यहाँ से नेटवर्क टैब में गया और लीड और एक दफा लोड किया, तो ये सारी की सारी वेबसाइट लोड हो गई। लोकल होस्ट पे पेज डॉट टी एस एक्स वेब आइकन, ये जो ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा है, और जो जो चीज़ें थी वो सारी की सारी लोड हो गई। अब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कहीं भी कॉल नहीं जा रही, कोई वैल्यू वगैरह चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब है सर्वर पर तो हमारी कॉल जा ही नहीं, क्लाइंट साइड पर आ रही है सारी की सारी बात। अब जब क्लाइंट साइड पर आ रही है तो क्लाइंट साइड के ऊपर जहाँ तो हमारा कोड चेंज हो रहा है या वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ क्यों नहीं हो रही? यहाँ इसलिए नहीं चेंज हो रही क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो जब जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट बनाई गई थी, उस वक्त सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था तो उसको इस तरह से डिजाइन ही नहीं किया गया कि वो उस कंपोनेंट को या उस पेज को री रेंडर कर। उसको इसी तरह से बनाया गया था कि तुम्हारी वैल्यू चेंज होगी, फिर एचटीएमएल वो सर्वर से जाके वो डाटा अपडेट करे। लेकिन चूंकि अब हम लोग तो सिंगल पेज एप्लीकेशन पे क्लाइंट साइड पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग सर्वर और इस चीज से तो बचना चाह रहे हैं ताकि टाइम बचे, यूजर फास्टली एप्लीकेशन को चेक कर सके, सारे काम हो सके। अच्छा जी, तो इन कामों के लिए फिर हमें क्या करना पड़ा कि हमें एक स्पेसिफिक वेरिएबल बनाना पड़ा। स्पेसिफिक वेरिएबल क्यों बनाना पड़ा? वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक वेरिएबल शुड बी दैट मच स्ट्रॉन्ग कि वो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो पूरा का पूरा पेज को या उस कंपोनेंट को री रेंडर कर दे, ताकि वो कोड दोबारा चले। अब जब ये कोड हमारा चला, जैसे ही वो लोड हुई हमारी HTML की फाइल्स, ये जो भी फाइल्स थी, ये HTML का कोड एक दफा चल गया। अब ये वाला कोड दोबारा नहीं चल रहा। बटन के क्लिक के ऊपर ये वाले कोड तो चल रहे हैं जो हमारे रिटर्न से पहले पहले लिखे हैं, रिटर्न से बाद वाला कोड नहीं चल। इसका मतलब है कि अब हमें कोई ना कोई ऐसा टूल चाहिए, कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जो हमारे रिटर्न के बाद वाले टूल को भी, कोड को भी दोबारा चले। तो उस कोड, उस चीज का नाम है स्टेट, स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स क्या करते हैं? स्टेट वेरिएबल जैसे नॉर्मल एक वेरिएबल है, उसी तरह के एक वेरिएबल है, लेकिन उनको इस तरह से डिजाइन किया गया है, उनको इस तरह से बनाया गया कि उनके अंदर इतनी पावर है कि वो पूरे के पूरे पेज को री रेंडर कर सकते।
जब पेज अब जब पेज या कंपोनेंट री रेंडर होगा दोबारा एचटीएमएल चलेगी तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। 7 तक आ गई। अब अगर मैं लोड करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो वो वैल्यू वैनिश हो गई। वैल्यू वैनिश होने का क्या मतलब है कि जब मैंने रीलोड किया, ये पूरा का पूरा कोड ही दोबारा चल गया। पूरा का पूरा कोड दोबारा चलने का क्या मतलब है कि ये वाली लाइन भी दोबारा एग्जीक्यूट हो। जब दोबारा एग्जीक्यूट हो गई ये वाली लाइन, तो रैम में जो भी वेरिएबल की वैल्यू थी वो दोबारा से वो वेरिएबल डिलीट हुआ, दोबारा नया वेरिएबल बना और उसमें जाके वन वैल्यू स्टोर हो गई। अब मैं वन इसके ऊपर प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, 2 3 4 5 6 एंड 7 तक तो वैल्यू आ गई है। रैम में 7 स्टोर है। जैसे ही मैं रीलोड करूंगा, 7 खत्म, न्यू वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर 1 आगे स्टोर हो जाए। इसका मतलब है कि हमारा जो वेरिएबल, जो नया पावरफुल वेरिएबल है, वो पेज को रीलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पेज रीलोड हो गया तो हमारा कोड तो गया। उसको कोई ना कोई ऐसा काम करना है कि वो पेज रीलोड किए बगैर वैल्यू को चेंज करे। मतलब वो क्या करे कि सिर्फ और सिर्फ इतना एचटीएमएल वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट करे, उस पार्ट को ही बार री रेंडर करे, उसी को दोबारा चलाए, उसी को उसी में चेंजेस शो करे। अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने वेरिएबल पढ़े थे, कॉन्स्ट वेरिएबल पढ़े थे, वे वेर से वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा, लेट से वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा, फिर एरो फंक्शंस पढ़े थे। तो इसी तरह हमारे पास स्टेट वेरिएबल को भी डिफाइन करने की एक स्पेसिफिक टेक्निक है या एक स्पेसिफिक वे है। वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि सबसे पहले कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट हुक। फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उसमें से कोई ना कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये फंक्शन कोई ना कोई चीज रिटर्न कर रहा है। रिटर्न कर रहा है तो हम लोग ये चीज गेट कर पा रहे हैं ना। अच्छा, अब रिटर्न तो कर रहा है और हम लोग वैल्यू भी गेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वैल्यू थोड़े अजीब तरीके से गेट कर रहे हैं। नॉर्मली जब हम लोग गेट करते थे वैल्यू वैल्यू हम लोग करते थे कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू फंक्शन नेम और आगे फंक्शन कॉल। एरे बना के क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ऑब्जेक्ट रीस्ट्रक्चरिंग, डीस्ट्रक्चरिंग सॉरी, इसी तरह एरे भी डीस्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग जो वो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं वो डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट और एरे की डीस्ट्रक्चरिंग में थोड़ा सी चीजें मुख्तलिफ हैं बेस्ड ऑन देयर डाटा टाइप या डाटा स्ट्रक्चर्स। ऑब्जेक्ट में क्या था कि वैल्यू पेयर्स होते हैं, तो हमें जब उसमें से डाटा को डीस्ट्रक्चर करके गेट करना था तो हमें उन कीज के नाम के ही वेरिएबल बनाने पड़े। लेकिन एरे में हमारे पास की वैल्यूज पेयर नहीं होती, एरे में हमारे पास इंडेक्स होता है। तो हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने काउंट सेट काउंट रखा है, मैं नाम कुछ भी रख सकता था यहाँ पे। लेकिन मुझे इंडेक्स का ख्याल कर कि किस इंडेक्स पर मुझे क्या वैल्यू गेट करनी है। अच्छा, सबसे पहले मुझे वो वेरिएबल गेट करना है जिसमें वैल्यू स्टोर होगी। वो वेरिएबल गेट करना है जिसमें वैल्यू स्टोर होगी। सबसे पहले मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर लूँ 1, और इस काउंट को मैं यहाँ पर ला कर रख। अभी भी कोड नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने नंबर के साथ प्ले कर रहे हैं, नंबर को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं। स्टेट की तो बात ही नहीं की। स्टेट को तो अभी हमने थोड़ा सा समझा है कि व्हाट इज स्टेट। अच्छा, उसके बाद एक चीज मैं गेट कर रहा हूँ सेट काउंट के नाम से। सेट काउंट हल्का सा येलो है, येलो इस शेड का बाद है जब फंक्शन कॉल हो। तो इसका मतलब है कि सेट काउंट एक फंक्शन। अब फंक्शन क्यों बनाना पड़ा भाई?
वेरिएबल में तो बना रहा था, मुझे वेरिएबल के साथ फंक्शन क्यों बनाना पड़ा? अच्छा, सेट काउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हम लोग काउंट के वेरिएबल को यूज करेंगे तो काउंट के वेरिएबल में मतलब स्टेट वेरिएबल में इतनी पावर है कि वो हमारी एप्लीकेशन को री रेंडर कर सकता है। अब जितने ज्यादा री रेंडर होंगे उतने ज्यादा क्लाइंट रिसोर्सेज यूज होंगे, जितनी ज्यादा री रेंडरिंग होगी उतने ही ज्यादा क्लाइंट रिसोर्सेज यूज होंगे। इसका अब क्लाइंट रिसोर्सेज यूज होंगे तो मतलब है कि क्लाइंट का एक्सपीरियंस बैड हो सकता है, एप्लीकेशन स्लो हो सकती है। तो इसका मतलब है कि हमें किसी ना किसी तरह उन री रेंडर्स को कंट्रोल करना था। वो कंट्रोल करने के लिए हमें वो फंक्शन बनाना पड़ा कि अब हमारे पास एक फंक्शन है, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तभी वो फंक्शन वो उस वैल्यू को अपडेट करेगा और पेज को री रेंडर करेगा, अदरवाइज पेज री रेंडर नहीं करेगा। अच्छा जी, अब मैं इन नंबर प्लस प्लस के बजाय उस वैल्यू को अपडेट करूंगा सेट काउंट और काउंट काउंट प्लस वन, काउंट माइनस। उसके पैरामीटर में मैंने वो सेट काउंट एक फंक्शन था, उसके पैरामीटर में मैंने वो वैल्यू सेट कर दी जो वैल्यू मैं सेव करवाना चाहता। उतना पार्ट ही री रेंडर करेगा जहां स्टेट यूज हो रही है। अब अगर आप देखो ना, ये H1, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला H1 ब्लिंक करेगा, आगे नंबर चेंज होता जाएगा। अब इसी H1 के अंदर वो हमारा नंबर भी आ रहा है। वो आपका काम है। तो मैं कर देता हूँ, जी जी। जीरो से जब रिफ्रेश कर दिया, रैम में से वेरिएबल खत्म। जब वेरिएबल खत्म, वैल्यू खत्म। वैल्यू खत्म तो उसके बाद जब दोबारा पेज चलेगा तो नहीं। सिर्फ क्या करना था, सेट काउंटर प्लस टू।
किसका? किया जा सकता है। बंदा जाएगा। उसके लिए हमें आगे जाके थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, मैप से रिलेटेड और ये सारी चीज़ें ना। यूआई को लूप कैसे करना है, क्योंकि उसके अंदर तो लूप ही यूज़ होगा। तो हमारे पास फॉर वाइल डू वाइल ये इतनी यूज़ नहीं होती। हमें यूआई को जब लूप करना है तब हमें मैप फिल्टर फॉर ईच यूज़ करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मैप यूज़ होता है। फिल्टर का आपको अंदाज़ा है कि कब यूज़ करना है, कि जब हमें कोई चीज़ फ़िल्टर आउट करनी है उस वक्त हम लोग फ़िल्टर यूज़ करेंगे, वरना मैप। वेब ब्राउज़र के ऊपर ही मैप यूज़ करना पड़ेगा। हम एचटीएमएल के ऊपर वो लगाएंगे। मैं लूप लगा दें फिर। टाइम ही टाइम है हमारे पास। मेन जो हमारा टॉपिक था वो है स्टेट्स। अब हम लोगों ने स्टेट्स ही पढ़नी है। मैं लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को, फिर हम लोग इसको देख लेते हैं। सेट अरे टू ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ARR डॉट मैप, ARR डॉट मैप। मैप दो पैरामीटर्स लेगा। पहले पैरामीटर में आ जाएगा वैल्यू, इंडेक्स। रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न वो करेगा एक HTML कंपोनेंट या एक HTML की फाइल, जिसमें हम लोग कर लेते हैं div। div के अंदर आ जाएगा हमारा val, और हमें हर एलिमेंट को जो वो रिटर्न कर रहा है एक स्पेसिफिक की असाइन करनी है। वो हम लोग दे देते हैं आई। टू वन ज़ा टू, टू
स्टेट में हम लोग कौन कौन से डाटा टाइप स्टोर करवा सकते हैं? स्टेट में कौन कौन से डाटा टाइप सेव करवा सकते हैं? बिल्कुल, यूज स्टेट में सारी डाटा टाइप्स आ जाएंगी। इट इज जस्ट लाइक सिंपल वेरिएबल, जैसे वेरिएबल होता है उसी तरह यूज स्टेट है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग का क्या मतलब है कि हम लोग कंडीशन लगा के कोई चीज रेंडर करवाना चाहते हैं। इसका कोई यूज केस देख ले। लॉगिन, साइन। अब जब मैं लॉगिन और साइन या साइन अप दोनों में से कोई एक चीज कर लूंगा, तो क्या तब भी यहाँ पर यही लिखा हुआ आ रहा होगा? फिर वो नाम आ जाएगा या प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगा। तो अब हमें कहीं ना कहीं जाके कंडीशन सेट करनी पड़ती है कि अगर ये है तो ये शो करो, अगर ये है तो ये शो करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 18, आपकी एज 18 से ग्रेटर है तो आपको वोटिंग सिस्टम शो करे। अगर आपकी एज 18 से ग्रेटर नहीं है तो आपको वोटिंग सिस्टम ही शो ना करे, एप्लीकेशन वोटिंग की शो ना करे। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपने एटीएम इंसर्ट किया है, एटीएम की पिन से डाली है, तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन शो करे, वरना वो भी शो ना करे। उसके अलावा मोबाइल स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं कि जब ये काम हो तो ये काम हो। तो जब भी हमें कोई कंडीशन लगानी, तो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग कंडीशन लगाते हैं इफ एल्स के साथ या स्विच केस के साथ। अच्छा, इफ एल्स या स्विच केस के साथ जब हम लोग कंडीशन लगाते हैं तो वो कंडीशन तो लग जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इस जगह पर, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर सारी की सारी जावास्क्रिप्ट लिखने की परमिशन नहीं। सिर्फ और सिर्फ ECMA स्क्रिप्ट के कुछ जो चंद यूजेस हैं, चंद यूज केस हैं, चंद रूल्स हैं, वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। हम पूरी इफ कंडीशन, पूरी इफ एल्स कंडीशन, फॉर लूप को यहाँ पर नहीं लिख सकते। अब अगर मुझे कंडीशन लगानी है तो इसका मतलब है कि मुझे कोई ना कोई ऐसा टूल देखना पड़ेगा या कोई ऐसी चीज होगी जिसकी बेस के ऊपर मैं ये कंडीशन लगाऊंगा। तो वो हमें मिलता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है कि इफ, मैं राउंड ब्रैकेट लगा के, बल्कि इसी काउंट को ही हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देखते हैं कि अगर काउंट 0 के इक्वल है तो वहां 0 लिखने के बजाय लिखो 0, क्वेश्चन मार्क, कॉलन, आगे। बेसिकली किया क्या है कि इफ कंडीशन ये लगाई है, इफ सॉरी, इफ कंडीशन टर्नरी ऑपरेटर अगर ट्रू है तो, और अगर फॉल्स है। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये शो करो, अगर फॉल्स है तो ये शो करो, 0। अब जैसे ही 0 से वैल्यू चेंज हुई, काउंटिंग आनी शुरू हो गई। ओके, ठीक है, 2 से हम लोगों ने किया हुआ तो 0। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जब मोबाइल पे नेविगेशन बनाते हैं ना, तो ऊपर वो एक हैमबर्गर आ जाता है, उसके ऊपर क्लिक करें तो वो एक डिम शो हो
और क्रॉस पे करें तो वो ना शो हो। फॉर एग्जाम्पल netsourtech.com, जस्ट लाइक यहाँ पर आपको एक मेन्यू का बटन नजर आ रहा है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, ओपन, क्लोज, तो अब इसके ऊपर कंडीशन क्या लगाई हुई होगी कि उन्होंने एक बुलियन टाइप वेरिएबल ले लिया कि अगर ये चीज ट्रू है तो इसको कर दो, अगर फॉल्स है तो इसको बंद करो। अब वो चेंज कब कर रहे हैं? ऑन क्लिक के ऊपर, जैसे ही इस मेन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक हुआ, उसको फॉल्स से ट्रू करो और नेवर शो कर दो, दोबारा क्लिक हुआ, फॉल्स कर दो। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन थी वो कंडीशन थी कि अगर ये है तो ये शो करो, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर काउंट इज इक्वल टू दिस, तो जीरो शो करो, अगर नहीं है तो फिर काउंट शो करो। लेकिन जैसे मैंने अभी बात की कि नैव बार वाली पे, कि अगर तो ट्रू है तो नैव बार शो करो, वरना ना शो करो। वहां पे हमारे पास दूसरी कंडीशन कोई नहीं है, अगर ये नहीं है तो ये शो करो, क्योंकि ये तो शो हो ही रहा है हर टाइम। ये जो अडेप्टिव टू बिजनेस एंड योर ग्रोथ, अडेप्टिव टू योर बिजनेस, योर ग्रोथ एंड द फ्यूचर, ये वाला सेक्शन तो शो हो ही रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आती है कि नैपर आता है और ऊपर आके उसको कवर कर लेता है। मैं जैसे ही दोबारा क्लोज पे क्लिक करता हूँ वो वापस बंद हो जाता है। हाँ, टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं उसकी जगह, इफ एल्स की जगह एरर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ, और काउंट जीरो है, द एरर्स। तो अब इस चीज से बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई अगर तो काउंट जीरो है, और डबल एंड ऑपरेटर कब यूज होगा? जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इफ कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, ब्लॉक है ही नहीं हमारे पास। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नल, ताकि कंफ्यूजन ना हो। या शो होगा या